हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि पांडे। दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल क्रैक टेट। जैसा कि हम सब जानते हैं, कोविड फेज़ ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और सी टेट यूपी टेट एग्ज़ाम्स की डेट भी ऑलमोस्ट आ गई हैं। इस चैनल पर आपको सारे टेट के सभी एग्ज़ाम्स का फुल सिलेबस विद प्रैक्टिस एंड नोट्स कवर कराया जाएगा। हम सबसे पहले CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर लर्निंग थ्योरी यानी अधिगम के सिद्धांत पर है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग के बारे में जानते हैं और उसमें भी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि NCF यानी हमारा जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है वो लर्निंग के बारे में क्या बोलता है, लर्निंग से रिलेटेड NCF के क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले लर्निंग एज पर NCF एक एक्टिव और सोशल प्रोसेस है। ये इसका जो नेचर है वो एक्टिव है और सोशल है, सामाजिक है। लर्निंग ऑल राउंड डेवलपमेंट से बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग सिर्फ किसी एक सेक्टर में होना चाहिए, किसी पर्टिकुलर फील्ड में होना चाहिए। लर्निंग ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो सके। और जो बेस्ट लर्निंग होती है वो बेस्ट लर्निंग तभी पॉसिबल हो पाती है जब बच्चे खुद से एक्सप्लोर करें, खुद से अपने ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करें और खुद से करके सीखे। लर्निंग बाय डूइंग पर NCF जोर देता है। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं। जेपी गिलफर्ड, इनके अनुसार किसी भी प्रकार का व्यवहार में परिवर्तन यानी बिहेवियर में जो चेंज होता है उसे हम लर्निंग कहते हैं। क्रो एंड क्रो, इनकी जो डेफिनेशन बहुत सिंपल है। नॉलेज और एटीट्यूड का अधिग्रहण यानी एक्वाइजेशन ही लर्निंग कहलाता है। थॉर्नडाइक थॉर्नडाइक ने कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन ही लर्निंग है। अब स्टिमुलस क्या होता है, हिंदी में उसे उद्दीपक कहते हैं। रिस्पॉन्स को हिंदी में अनुक्रिया कहते हैं। स्टिमुलस हमारे आसपास के वातावरण में कोई भी चेंज हो तो उसे स्टिमुलस कहते हैं, और उस चेंज के प्रति हमारा जो रिस्पॉन्स आएगा, उस जो हमारा रिएक्शन आएगा उसे हम रिस्पॉन्स कहेंगे। तो थॉर्नडाइक ने कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स यानी उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो एसोसिएशन होता है, जो जुड़ाव होता है, उसी को हम लर्निंग कहते हैं। 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग थ्योरीज। अब जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, साइकोलॉजिस्ट थे, लर्निंग को लेकर ये 3 ग्रुप्स में बढ़ गए। पहला जो ग्रुप था वो बिहेवियरिस्ट का था, व्यवहारवादियों का था। उसके जनक यानी फादर ऑफ बिहेवियरिज्म JB वॉटसन को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई जगह पर। और दूसरा जो ग्रुप था वो था रचनावादियों का, कंस्ट्रक्टिविस्ट का, और उनके विचारों को हमने कंस्ट्रक्टिविज्म का नाम दिया। और इसके जो फादर थे वो थे जीन पियाजे, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तीसरा जो ग्रुप था वो टोटली कॉग्निटिविस्ट का था, संज्ञानात्मकतावाद या कॉग्निटिविज्म कहते हैं इसे। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं कि बिहेवियरिज्म क्या होता है और कंस्ट्रक्टिविज्म और कॉग्निटिविज्म क्या होता है। बिहेवियरिस्ट जितने थे उन्होंने सीधा सीधा ये बोला कि जो लर्निंग होती है वो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से रिलेटेड है। पुनर्बलन या दंड से ही लर्निंग हो पाती है। जैसे कोई बच्चा अगर टाइम पे होमवर्क करके ला रहा है तो उसको हमने कुछ प्रेज वर्ड, कुछ अच्छी बातें बोल दी, उसकी तारीफ कर दी, टॉफीज दे दी। और कोई नहीं करके आ रहा है तो उसको हमने क्लास से निकाल दिया या उसको कोई पनिशमेंट दे दिया। तो इस तरीके से बच्चे सीख रहे हैं यहाँ पर कि होमवर्क करना एक अच्छी चीज़ है और ना करना एक बुरी चीज़ है। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू यहाँ पर लर्निंग की बात कही जाती है। कंस्ट्रक्टिविज्म ने ये बोला, एक जो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लिटिल साइंटिस्ट। जितने भी रचनावादी थे उन्होंने बोला कि जो बच्चे होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, छोटे छोटे वैज्ञानिक होते हैं। उन्हें करके सीखने देना चाहिए, उन्हें खुद एक्सप्लोर करने देना चाहिए, उनके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होना चाहिए। बच्चों की अपनी एक इनेट कैपेबिलिटी होती है, इनहेरिटेड कैपेबिलिटी होती है, उन पर ध्यान देना चाहिए। और व्यवहारवाद में बिल्कुल भी इनेट कैपेबिलिटी और इनहेरिटेड ट्रेड्स, इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। अब जो थर्ड है वो है संज्ञानात्मकतावाद यानी कॉग्निटिविज्म। इन लोगों ने बोला कि ड्रिल और प्रैक्टिस से, चीज़ों को याद करके ज़्यादा समय तक दिमाग में रखकर ही फैक्ट्स को लर्निंग होती है। बिहेवियरिज्म में थोड़ा और डीप जाते हैं कि बिहेवियरिज्म होता क्या है। जो जितने बिहेवियर्स थे वो ये कहते हैं कि जो भी लर्निंग होती है वो हमारे आसपास के वातावरण में जो भी चेंज आ रहे हैं, हमारे आसपास का जो वातावरण है उसमें हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसा रिस्पॉन्स देते हैं, उससे लर्निंग हो पाती है। जो सबसे खराब बात थी बिहेवियरिज्म की वो अगेन यही चीज़ थी कि इन्होंने बिल्कुल हर इंसान की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, उनको बिल्कुल नकार दिया। उन्होंने इंसानों को एक रोबोट की तरह ट्रीट किया और बोला कि रिस्पॉन्स, स्टिमुलस, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, इनके थ्रू किसी भी इंसान को कुछ भी बनाया जा सकता है। इनेट कैपेबिलिटी और इनहेरिटेड कैपेबिलिटी जैसा कुछ नहीं होता है। इसकी जो दूसरी खराब बात थी वो ये थी कि स्टूडेंट्स जो हैं बिहेवियरिज्म में पैसिव पार्टिसिपेंट्स हैं, एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं हैं।
आजकल का जो हमारा NCF 2005 वो ये बोलता है कि जो चाइल्ड होता है, जो चाइल्ड है, उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के सेंटर में रखना है, उसको पैसिव नहीं रखना है, उसको एक्टिव रखना है। बट बिहेवियरिज्म क्या बोलता था? बिहेवियरिज्म के अनुसार स्टूडेंट्स जो है पैसिव पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए। बिहेवियरिज्म का लर्निंग में क्या यूज़ है? बेसिकली बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को ये बताने के लिए कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, उनके अच्छे करने पे उन्हें रीइंफोर्समेंट देना, बुरा करने पे कुछ पनिशमेंट देना, अच्छी चीज़ों के लिए मोटिवेट करना, इन चीज़ों से है रिलेटेड है बिहेवियरिज्म। और अगेन पैसिव पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पर बच्चे। अब सबसे पहले चलते हैं अपनी पहली थ्योरी पे, पहले एक्सपेरिमेंट पे। इवान पैवलव एक साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहला बिहेवियरिज्म का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये किया कि एक कुत्ते के सामने पहले एक बर्तन रख दिया, एक खाने से भरा वो प्लेट रख दिया, और उसको देखकर जो कुत्ता था उसके मुंह से लार गिरने लगी। फिर उन्होंने ये किया कि उसकी कंडीशनिंग की। अब ड्यूरिंग कंडीशनिंग उन्होंने एक अलग सी चीज़ ऐड की, वो थी बेल। जब भी खाना वो देते थे तो उसके सामने बेल बजाते थे, घंटी बजाते थे, और ये प्रोसेस उन्होंने कई बार किया। और लास्ट में क्या हुआ कि बिना खाना रखे सिर्फ घंटी बजाने से ही जो डॉग था वो सलाइवेट करने लगा, उसके मुंह से लार आने लगी। इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था क्लासिकल कंडीशनिंग और कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। जितनी थ्योरीज हैं उनमें ये याद रखना कि एक्सपेरिमेंट क्या था और नाम, बस यही दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेट एग्जाम में, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ कुछ और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि पहले जो अनकंडीशनड स्टिमुलस था वो हमारा खाना था, क्योंकि खाने को देखकर वो रिस्पॉन्स कर रहा था। क्या रिस्पॉन्स कर रहा था? अपने मुंह से लार गिरा रहा था। तो यहाँ खाना हमारा अनकंडीशनड स्टिमुलस है, क्योंकि कोई कंडीशनिंग अभी हमारी तरफ से नहीं हुई। और उस टाइम पे जो सलाइवा गिर रहा था वो हमारा अनकंडीशनड रिस्पॉन्स था। बट कंडीशनिंग के बाद क्या हुआ? कंडीशनिंग के बाद ये हुआ कि बेल अब नया स्टिमुलस बन गया है, और इसको हमने, क्योंकि ये नया स्टिमुलस कंडीशनिंग के बाद आया है, तो इसे हमने कंडीशन स्टिमुलस बोल दिया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और अब दूसरी कंडीशन में जो हमारा सलाइवा था, सेम सलाइवा ही अब रिस्पॉन्स तो है, बट कैसा रिस्पॉन्स है? कंडीशन रिस्पॉन्स, CR। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। अब इनसे इवान पैवलव से प्रेरित होकर जॉन बी वाटसन, जिन्हें फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इनके एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नाम, लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट का नाम है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जॉन बी वाटसन थे, जिस बच्चे पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था एल्बर्ट। इस एक्सपेरिमेंट में एक बच्चे के सामने, 11 महीने के बच्चे के सामने एक चूहा रखा गया, और जैसे ही वो बच्चा चूहे के साथ खेलने के लिए आगे बढ़ा, पीछे से बहुत तेज से एक भयानक सी आवाज़ निकाली गई, और ये चीज़ कई बार दोहराई गई। और बहुत बार दोहराने के बाद उन्होंने ये देखा कि जो बच्चा पहले चूहे से नहीं डर रहा था, अब वो चूहे से डरने लगा, उसके अंदर एक फोबिया आ गया है चूहे का। तो इस प्रकार से इन्होंने कंडीशनिंग के थ्रू ये बताया कि फोबिया भी हम पैदा कर सकते हैं। आगे जॉन बी वाटसन और ज़्यादा रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे, बट क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का नेचर बहुत इनह्यूमन था, इसलिए एक्सपेरिमेंट इन्हें यहीं पर बंद करना पड़ा। नेक्स्ट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, BF स्किनर। BF स्किनर को फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। इन्होंने स्किनर बॉक्स में अपने ही नाम का एक बॉक्स इन्होंने बनाया, उसमें उन्होंने एक चूहे को बंद कर दिया। बॉक्स में 2 लीवर थे, एक लीवर को खींचने पर चूहे को करंट का शॉक मिलता था, और दूसरे लीवर को खींचने पर खाना मिलता था। और कई बार ये चीज़ें करते 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 जो चूहा था वो समझ गया था कि किस लीवर को खींचने से मुझे शॉक लगता है और किस लीवर को खींचने से मुझे खाना मिलता है। तो इस प्रकार रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू BF स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू चूहे को ये समझा दिया था कि इस वाले लीवर से तुम्हें खाना मिलता है और इस वाले लीवर से तुम्हें शॉक मिलता है। इस टॉपिक से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये नाम स्किनर बॉक्स, कि एक्सपेरिमेंट किस बॉक्स में किया गया था? स्किनर बॉक्स में किया गया था। नाम कौन कौन से थे इनके एक्सपेरिमेंट के? ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग नाम था। कई बार प्रोग्राम्ड लर्निंग भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो सबसे मेन बेसिस क्या है ऑपरेंट कंडीशनिंग का? तो उसका आंसर होगा रीइंफोर्समेंट।
रीइंफोर्समेंट इज द मेन बेसिस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, कुछ मैकेनिज्म हैं। वो 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ये हैं: शेपिंग, चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन। ये 4 नाम बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं नामों से आता है। अब समझते हैं शेपिंग होती क्या है। रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के थ्रू किसी के भी व्यवहार को एक अलग शेप देना ही शेपिंग कहलाता है। इसका वाइडली यूज एनिमल ट्रेनर्स करते हैं, एनिमल्स को नए नए ट्रिक्स सिखाने के लिए। चेनिंग पे आते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। कई बार हम अगर कोई पोयम या गाना गा रहे होते हैं, तो जैसे ही उस पोयम का या गाने की पहली लाइन ख़त्म होती है, तो हम मजबूर हो जाते हैं कि हम उसका अगला गाना भी गाएं, अगला लाइन भी गाएं। तो यहाँ पर जो पहली लाइन जब रिस्पॉन्स का काम कर रही थी, वही लाइन ख़त्म होते होते दूसरी लाइन के लिए स्टिमुलस का काम करने लगी। मतलब दूसरी लाइन गाने के लिए हमें वो प्रेरित करने लगी। तो एक प्रकार की चेन बनती है, रिस्पॉन्स स्टिमुलस RSR की। इसीलिए इस टर्म को चेनिंग नाम दे दिया गया। अब जनरलाइजेशन की बात करते हैं, इसको भी अगेन एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर कोई इंसान टाइपराइटर पे टाइप कर रहा है, तो वो कंप्यूटर पे भी टाइप कर सकता है। यानी सिमिलर सिचुएशन में हम सिमिलर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। हमारे बिहेवियर का ट्रांसफर सिमिलर सिचुएशन में हो सकता है, इसे जनरलाइजेशन कहते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, कई बार सिमिलर सिचुएशन होने पे भी हमें अपने बिहेवियर का ट्रांसफर नहीं करना होता है, ये चीज़ हमें सीखनी होती है। जैसे हम जब घर पे खाना खाते हैं तो हम आराम से पालथी मारकर हाथ से खाना खाते हैं, बट पार्टीज़ में, सेरेमनीज़ में हम ऐसा नहीं करते। तो सिचुएशन सिमिलर है, बट हमें सेम बिहेवियर नहीं दिखाना होता। BF स्किनर ने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट पे बहुत डीप में बात की। उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के टाइप्स बताए। दोनों के ही सेम टाइप्स हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ऐसे आप देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हमेशा ये ध्यान रखिए कि जब भी पॉजिटिव की बात की जाएगी तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, और नेगेटिव की बात करने पर हम कुछ ना कुछ रिमूव करेंगे। बट क्या ऐड करेंगे, क्या रिमूव करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि हम रीइंफोर्स कर रहे हैं या पनिशमेंट दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है जो रोज़ टाइम पे होमवर्क करके आ रहा है, और हम चाहते हैं कि हम रीइंफोर्स करें उसके इस बिहेवियर को, पुनर्बलन दें और पॉजिटिव पुनर्बलन दें, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव है तो हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। तो पॉजिटिव पुनर्बलन के लिए हम ये कर सकते हैं कि कोई अच्छी चीज़, प्लेजेंट स्टिमुलस, कोई अच्छी चीज़ उससे खुशी दे, जो उसको अच्छी लगे, वो ऐड कर सकते हैं। इस केस में मान लीजिए केक का टुकड़ा, अगर उस बच्चे को केक पसंद है तो हम उसे केक का टुकड़ा दे सकते हैं। और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना चाहते हैं तो कोई ऐसी चीज़ रिमूव करेंगे जो उसे ना पसंद हो। जैसे अगर उसे हरी सब्जियां नहीं पसंद है तो हम उसे कह सकते हैं कि आज के डिनर में तुम्हें हरी सब्जियां नहीं मिलेंगी, तुम्हें हरी सब्जियां नहीं खानी पड़ेंगी आज के डिनर में, क्योंकि तुमने अपना होमवर्क टाइम पे किया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पनिशमेंट की तरफ। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है जो अपना होमवर्क टाइम पे नहीं पूरा करना चाहता, कर रहा है, पूरा नहीं कर पा रहा है, और उसे हम पॉजिटिव पनिशमेंट देना चाहते हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। बट ऐड क्या करेंगे, कोई अनप्लीजेंट चीज़ जो उसको अच्छी ना लगे, कोई ऐसा काम दे देंगे, कोई ऐसी चीज़ दे देंगे जो उसे अच्छी ना लगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कपड़े प्रेस करने के लिए उसे दे सकते हैं। अगर उसे कपड़े प्रेस करना नहीं अच्छा लगता तो हम उससे कह सकते हैं कि क्योंकि तुम अपना होमवर्क टाइम पे नहीं कर रहे हो तो तुम्हें कपड़े प्रेस करना पड़ेगा। और अगर हम उसे पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट देना चाहते हैं, तो हम उससे कोई ऐसी चीज़ उसके पास से ले लेंगे जो उसे अच्छी लगती है। फॉर एग्जाम्पल हम ये कह सकते हैं कि क्योंकि तुम अपना होमवर्क टाइम से नहीं पूरा कर रहे हो तो मैं 2 दिन के लिए तुमसे तुम्हारा फ़ोन ले लेती हूँ। आई होप इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। BF स्किनर ने यह भी बताया कि रीइंफोर्समेंट कब कब देना चाहिए, उसका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, उसका स्केड्यूल क्या होना चाहिए। उन्होंने 3 टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात करी। स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट में 3 टाइप के रीइंफोर्समेंट की बात करी। एक्सटिंक्शन पहला है, मतलब रीइंफोर्स कर ही नहीं रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं उसके अच्छे बिहेवियर के पुनर्बलन के लिए, ये बहुत ही ख़राब है, ये अप्रिशिएबल नहीं है। दूसरा, कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, लगातार रीइंफोर्स किए ही जा रहे हैं, ये भी खराब ही है, ये अप्रिशिएबल नहीं है। ये जो बीच में इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट है, ये सबसे अच्छा रीइंफोर्समेंट होता है। अब इसके बारे में आगे जानते हैं। इंटरमिटेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट भी फर्दर 2 टाइप का होता है। उसके टाइप्स हैं इंटरवल और रेशियो। अब ये इंटरवल और रेशियो भी आगे फर्दर सब
सब टाइप्स में डिवाइडेड है। पहला तो फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, अगर हम इंटरवल रीइंफोर्समेंट की बात करें, कोई बच्चा है अगर वो रोज़ अच्छा होमवर्क करके लेके आता है तो मैं उसे हर 2-2 दिन पर प्रेस करती हूँ, तो ये एक फिक्स्ड इंटरवल पे मैं उसे प्रेस कर रही हूँ। और कभी अगर मैं 2 दिन बाद या कभी 4 दिन बाद, कभी 6 दिन बाद उसे प्रेस कर रही हूँ या उसे टॉफ़ी दे रही हूँ, तो ये कैसा रीइंफोर्समेंट है? इंटरवल वाला ही है, बट वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट है। अब जो दूसरा रीइंफोर्समेंट है रेशियो, यहाँ हम क्वांटिटी की बात करते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको हम रोज़ होमवर्क करने के बाद 2 टॉफ़ीज़ ही दे रहे हैं, तो ये फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट है। और कभी उसे 2, 4, 6 या 1 वेरी कर करके उसे टॉफ़ीज़ दे रहे हैं होमवर्क करने के लिए, तो ये एक वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट होगा। नेक्स्ट थ्योरी की तरफ चलते हैं। आज की लास्ट थ्योरी है ये थॉर्नडाइक की, ट्रायल एंड एरर, प्लेजर एंड पेन। बहुत सारे नाम हैं, तो जो 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ट्रायल एरर एंड एरर और लॉ ऑफ इफेक्ट। ये 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लॉ ऑफ इफेक्ट किसने दिया था, तो लॉ ऑफ इफेक्ट थॉर्नडाइक ने दिया था। इनकी ये जो थ्योरी है वो जुड़ाववाद के नाम से भी बहुत फेमस है। थ्योरी इज ऑल्सो फेमसली नोन एज कनेक्शनिज्म। उन्होंने क्या किया कि एक पजल बॉक्स में एक बिल्ली को रख दिया और सामने एक मांस का टुकड़ा रख दिया, और जो पजल बॉक्स था उसमें एक लीवर था जिसको दबाने से ये जो पिंजरा था वो खुल जाता था। शुरू में बिल्ली ने बहुत ट्राई किया और बहुत टाइम के बाद, बहुत ट्रायल्स के बाद वो पिंजरे को खोलने में सफल रही, वो बाहर आई और उसने अपना खाना खा लिया। उसके बाद दोबारा थॉर्नडाइक ने उसे अंदर रख लिया। अब दोबारा इस बार बाहर जाने के लिए उसे कम बार ट्राई करना पड़ा, मतलब एरर बहुत ही कम था, बहुत ही कम टाइम में वो बाहर आ गई। और जितने बार ये चीज़ दोहराई गई, मतलब लगभग 12, ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि 12वीं ट्रैवल के बाद उसे बहुत ही कम टाइम लगा बाहर आने में। तो इस थ्योरी, इस अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू थॉर्नडाइक ने बताया कि जो अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर उसका जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो परिणाम है, अगर वो अच्छे हैं तो हम बार बार उस काम को करना पसंद करेंगे। और उन्होंने ये चीज़ भी बताया कि जितने ज़्यादा बार हम ट्राई करेंगे, जितने ज़्यादा बार हम ट्राई करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे किसी बिहेवियर को, वो चीज़ हमें उतनी अच्छी तरीके से आ जाएगी और एरर के चांसेस आगे चलकर बहुत कम हो जाएंगे। एनी बिहेवियर दैट इज़ फॉलोड बाई प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस is likely to be repeated, and any behavior that is followed by unpleasant consequences is likely to be stopped. SR थ्योरी भी कहा जाता है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी भी कही जाती है इनकी इस थ्योरी को। थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ कुछ लॉ ऑफ लर्निंग है, उनमें प्राइमरी लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 टाइप के लॉ हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, और उसमें भी प्राइमरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी लॉ 3 लॉ है, आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे। लॉ ऑफ रेडीनेस यानी तत्परता का नियम। जब कभी भी हम नई सीखने के लिए उत्सुक नहीं रहेंगे, तत्पर नहीं रहेंगे, तो हम वो चीज़ नहीं सीख सकते। तो रेडी रहना किसी भी चीज़ की लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है? वो ये कहता है कि जब भी हम कोई बिहेवियर कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, अगर उसका जो आउटकम होता है वो अगर हमें अच्छा लगता है तो हम बार बार उस चीज़ को करना चाहेंगे। ये है लॉ ऑफ इफेक्ट। थर्ड, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी जितना भी ड्रिल, प्रैक्टिस और किसी भी चीज़ को हम बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस चीज़ में हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएंगे। तो ये 3 प्राइमरी लॉज हैं उनके। अब कुछ सेकेंडरी लॉज हैं, इनका नाम याद रखना ही काफ़ी होगा मेरे ख्याल से। मल्टीपल रिस्पॉन्स, एनालॉजी, प्राइमेसी, रिसेंसी, एटीट्यूड, एक्सेट्रा। क्विक रिविजन कर लेते हैं। लर्निंग होती क्या है? बेसिकली चेंज इन बिहेवियर, एटीट्यूड या फिर नॉलेज या एटीट्यूड का एक्वाइजेशन लर्निंग कहलाती है। 3 टाइप की थ्योरीज थी, बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट और कॉग्निटिविस्ट की। पहला जो एक्सपेरिमेंट किया था वो इवान पावलोव ने किया था, क्लासिकल कंडीशनिंग या फिर कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी नाम थी उस एक्सपेरिमेंट का, और कुत्ते के ऊपर किया गया था। दूसरा जॉन बी वैटसन ने किया था, जो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म है। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था उनके इस एक्सपेरिमेंट का नाम। फिर BF स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग की थ्योरी दी। उन्हें फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है। उन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग का मैकेनिज्म दिया, ये आप देख सकते हैं। 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, शेपिंग, चेनिंग, डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन। उन्होंने रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बहुत अच्छे तरीके से बात की। उन्होंने ये भी बताया कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के कितने टाइप हैं और रीइंफोर्समेंट
का जो टाइम टेबल है, जो स्केड्यूल है, वो कैसा होना चाहिए। फिर लास्ट में आते हैं थॉर्नडाइक। उन्होंने बिल्ली पे एक्सपेरिमेंट किया था। ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जो थॉर्नडाइक थे वो एनिमल्स पे बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया करते थे। उनके एक्सपेरिमेंट के कई नाम हैं, ट्रायल एंड एरर, लॉ ऑफ इफेक्ट, प्लेजर एंड पेन, एक्सेट्रा। उन्होंने पजल बॉक्स का यूज़ किया था। एसआर थ्योरी भी कहते हैं। ये थ्योरी, एक चीज़ जो मैं शायद भूल गई, इनकी इस थ्योरी को थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म, जुड़ाववाद भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म किसने दिया था, तो वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने, थॉर्नडाइक ने दिया था। अब उन्होंने कुछ प्राइमरी लॉज भी निकाले लर्निंग के, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत पसंद आया। अगर आप सबको ये सेशन पसंद आया तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।